एवरीवन, आज हम बहुत ही अच्छी स्टूडेंट से मिलाने वाले हैं आपको, जो कि स्मिता मंडल है। और इसका जो सिलेक्शन है वो एसएससी जेई सीडब्ल्यूसी डिपार्टमेंट में सिविल इंजीनियरिंग में हुआ है। और चलिए जानते हैं इसके बारे में कुछ। तो स्मिता मंडल, अपने बारे में कुछ बताइए। सर, जैसा कि सब लोग बताएं, इस बारी मेरा 2024 में सीडब्ल्यूसी में सिलेक्शन हुआ है एसएससी जेई के थ्रू। मेरा प्रिपरेशन जर्नी थोड़ा सा लंबा है, क्योंकि मैंने 2019 में ऑफलाइन क्लासेस की थी सर लोगों के पास से। उसके बाद फिर उस बारी मेरा जो सिलेक्शन है प्री में नहीं हो पाया था 0.5 मार्क्स से। मेरे हाँ, 120 पॉइंट है, या बिल्कुल। जी सर 120 या 122 मार्क्स थे, और ओबीसी का कट ऑफ शायद 122.5 ऐसा कुछ था। ओके। उस बारी मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा प्री डेफिनेटली सेलेक्ट मैं हो जाऊंगी, और मैं मेंस के लिए ओके। क्लासेस कर रही थी एंड आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर मेंस। लेकिन जब रिजल्ट आया और मेरा सिलेक्शन प्री में नहीं हुआ, तो उस बार पूरा कॉन्फिडेंस एकदम से लो हो गया और ऐसा लगा कि अब हो ही नहीं सकता है। उसके बाद में लेकिन आपने, हाँ, जी सर, उसके बाद फिर मैंने ज्वाइन कर लिया एलआरसी, और वहां मैं एज अ अमीन काम करने लग गई। फिर जॉब में आने के बाद धीरे धीरे प्रिपरेशन से मैं दूर होती गई, और ऐसा लगता तो था कि आई वॉज प्रिपेयरिंग बट ऐसा होता नहीं था। जॉब के साथ टाइम नहीं मिल पाती थी, और कहीं ना कहीं एक कंफर्ट जोन में आ जाने के बाद इंसान प्रिपेयर नहीं कर पाता है, और वही सेम चीज ओके। मेरे साथ भी हुई। फिर धीरे धीरे मैं उसके बाद 2020 या 21 में मैंने दिया, उस बारी मेरे 85 मार्क्स आए थे। और तब मुझे लगा कि मेरा प्रिपरेशन कहाँ ड्रॉप हो गया है, और मतलब 120 से डायरेक्ट 85। फिर ऐसे करते ओके। करते फिर एक बारी मैंने दिया 2022 में। तो उस बारी मेरे प्री में मार्क्स अच्छे थे, 124 या 125 मार्क्स थे। फिर मैंने मेंस भी दिया उस बार, और फिर मेरा मेंस नहीं हो पाया। फिर ओके। 2023 में भी सेम चीज हुई सर। उस बारी मेरा फिर से प्री हुआ, लेकिन मार्क्स जस्ट क्वालिफाई थे, 108 या 109 मार्क्स मेरे थे। और फिर से मेरा मेंस नहीं हो पाया। उस बारी मेरे साथ एक चीज हुई सर, कि मैंने जैसे प्री क्वालिफाई तो किया, लेकिन वो एकदम बाउंड्री के पास था, 108 या 109 मार्क्स। और जब मैं मेंस का प्रिपरेशन करना था, तो उस समय मुझे ऐसा लगा कि अरे मेरे मार्क्स तो जस्ट कट ऑफ के पास है। चाहे मैं मेंस के लिए जितना प्रिपरेशन कर लूं, लेकिन मेरा प्री सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो मैं सब लोग से ये जरूर कहना चाहूंगी कि जब भी हम कोशिश करें तैयारी करने का, प्री में हमारे चाहे जितने भी मार्क्स हो, लेकिन जब तक हमारा एग्जाम खत्म ना हो जाए, उस समय तक हम लोगों को अपना 100% देना चाहिए और अच्छे से तैयारी करना चाहिए। क्योंकि जब 2023 का मेंस का एग्जाम हो गया, उस टाइम आई वाज फीलिंग कि अगर अच्छे से पढ़ लिया होता तो मेरा मेंस हो जाता इस बारी। तो ये रिग्रेट नहीं ओके। होना चाहिए। और कोशिश करें कि हमेशा प्री में हम लोग बहुत अच्छे से तैयारी करें, ताकि हमारे मार्क्स कम से कम कट ऑफ से 10-12 मार्क्स आगे हो। तो ये चीज हम लोगों को बहुत इंकरेज करता है कि हम मेंस का प्रिपरेशन अच्छे से कर पाए। और फिर फाइनली 2024 में मैंने जब प्री का एग्जाम दिया इस बारी, तो 135 पॉइंट समथिंग थे मेरे मार्क्स प्री में। और उस बारी ऐसा ओके। था कि हाँ चलो, इस बार तो हम प्री से अच्छे मार्क्स से थोड़ा सा आगे हैं, तो मेंस अच्छे से मेरा क्वालिफाई हो पाएगा। और फिर मेंस का एग्जाम हुआ, और सर इस बारी रिजल्ट हो गया। अच्छा, ये कह रहा ऐसे था मैं कि आपका कॉलेज कहाँ से कॉलेज किया था आपने, सर, और अपने मैंने जी सर। कौन से ड्यूरेशन में किया था, कितना टाइम पीरियड रहा था, क्या रहा था उसका। और कॉलेज के बाद आपने कहाँ ज्वाइन किया, ऑफलाइन सेंटर ज्वाइन किया था, कहाँ पे ज्वाइन किया था। जी सर, कॉलेज तो मेरा सर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक छत्तीसगढ़ से था। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कोरिया, हम छत्तीसगढ़ से पढ़ाई की है अपनी सारी। फिर उसके ओके। बाद 2018 में मेरा एंड हुआ था कॉलेज, और आपने 2019 वाले डिप्लोमा किया सीजन है, बीटेक किया है। डिप्लोमा किया है सर, डिप्लोमा किया डिप्लोमा है। किया, ओके। जी। और फिर ओके। सर 2019 में हम आए थे पटना, फिर उस सेशन में मैंने ज्वाइन किया था ऑफलाइन क्लासेस अकेडमी में, इंजीनियर्स अकेडमी में। ओके। जी सर। तो इस ड्यूरेशन में आपको कभी डिमोटिवेट फील हुआ कि कैसे, डिमोटिवेट फील हुआ तो उसको कैसे इंकरेज किया आपने, अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप। सर, मैं सबको यही मैसेज देना चाहूंगी कि सबसे पहले तो हम लोगों को अपना क्लासेस बहुत अच्छे से करना चाहिए। कितना भी कुछ हो, हम लोग को क्लासेस मिस नहीं करनी चाहिए। एक बारी मेरे साथ हुआ था, मेरा एक क्लास मिस हो गया था, और वो मेरा पूरा चैप्टर ही रह गया। मतलब ब्रिक की क्लास मेरी मिस हुई थी, और आज तक मुझे ब्रिक में हमेशा मतलब बहुत डिफिकल्टी होती है। तो ये चीज नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बारी जब हमारा क्लास मिस हो जाता है ना, तो वो चीज हम दोबारा कभी भी कैचअप कर ही नहीं पाते हैं उतना। मतलब फ्रीक्वेंसी और उतना कंटिन्यूएशन नहीं आ पाता उस पर्टिकुलर टॉपिक में, और वो हमेशा हमारा रह जाता है। तो हमको क्लास नहीं मिस करनी चाहिए सर, कभी भी नहीं।
ओके। एक चीज और मैं मुझे बोलना है कि हम लोगों को हम्म। मल्टीपल सोर्सेस में नहीं जाना चाहिए। जब सिलेक्शन हमारा नहीं होता है तो हमको ऐसा लगता है शायद मेरे नोट्स में कुछ कमी है। आजकल तो ऐसा है कि सर टेलीग्राम पे बहुत सारे चैनल्स अवेलेबल है और हमारे पास बहुत सारे नोट्स मल्टीपल रिसोर्सेज से अवेलेबल है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है कि सब लोग अच्छा यहाँ से नोट्स मिल रहा है चलो इसे भी डाउनलोड कर लेते हैं, ये वाला है इसे भी डाउनलोड करते हैं, और सब लोग ऐसा ही करते हैं और मैंने भी ऐसा ही किया था। तो ये चीज हमको बहुत ज्यादा हार्मफुल है, क्योंकि हम मल्टीपल रिसोर्सेज से नोट्स तो देख लेते हैं लेकिन उतना सारा चीज एक साथ कैरी करके रख पाना ये किसी भी के लिए संभव नहीं हो पाता है। तो हमेशा हमको अपने रिसोर्स पे रिलायबल होना चाहिए और सिर्फ सिंगल सोर्स पे अपने नोट्स पे भरोसा करना चाहिए और उसी को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना चाहिए। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम एक ही नोट्स को बारी बारी से रिवाइज करेंगे 50 बार 100 बार चाहे जितनी बारी हो, सिर्फ उस नोट्स को ही हमको रिवाइज करना है और टेस्ट देते रहना है कंटिन्यूअस। जब हमारा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाए तो हमेशा हमको टेस्ट देना चाहिए। और जैसे शॉर्ट नोट्स का ओके। भी एक मुझे बताना है सर कि शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करना ही चाहिए। हमारा नोट्स पूरा कंप्लीट हो गया फिर हम शॉर्ट नोट्स बनाए। उस वक्त एक स्टील हम लोगों को सर पढ़ाए थे, सुनील सर। तो उन्होंने बताया था जैसे हमारा हर पेज होता है और पेज के ऊपर का जो इंडेक्स वाला पार्ट होता है उस पेज में जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है आप उस पेज के ऊपर में लिख लीजिए। तो उस पर्टिकुलर पेज का शॉर्ट नोट्स हमारे पास अपने आप आ गया, हमको अलग से बैठ के नहीं बनाना है। और ऐसे जैसे मेरा पूरा सब्जेक्ट जब कंप्लीट हो गया तो वो सारे को हम कंपाइल कर लेंगे। तो ये शॉर्ट नोट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है सर। जब हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो हम इस स्टेज पे आ जाए कि अब हम अच्छे से टेस्ट दे सकते हैं, तो हमको शॉर्ट नोट्स बनाना है और उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है। इतना प्रैक्टिस कर लेना है कि हम एक दिन में पूरा सिविल इंजीनियरिंग को रिवाइज कर सकें। ये सारी चीजें हैं सर। और एक चीज मुझे और ओके। बताना है सर कि टेस्ट के लिए हम्म। सर, जैसे टेस्ट हम लोग देते हैं ना तो ये सबका ऐसा होता है कि हम भी ऐसे ही करते थे। जैसे फोन में हमने टेस्ट दे लिया, फोन में टेस्ट ओपन कर लिया और ऐसे ही कहीं भी बैठे जैसे रील्स स्क्रॉल करते हैं उसी तरह से टेस्ट दे ओके। लेते हैं। और ऐसे ही देखते देखते टेस्ट दे लिया और फिर सबमिट कर दिया। हमारे टेस्ट का ड्यूरेशन 2 घंटे, तो हम आधे ही घंटे में सोचे अच्छा चलो देख लेते हैं फिर सोल्यूशन में देख लेंगे, और सब लोग ऐसा ही करते हैं। लेकिन ये चीज हम लोगों को नहीं करनी चाहिए। प्रॉपर हमको जैसा हमारा पेपर में शेड्यूल होता है और जिस तरह से जिस पोजीशन में बैठ के हम पेपर में एग्जाम देते हैं उसी पोजीशन में प्रॉपर लैपटॉप पे बैठ के हमको टेस्ट देना चाहिए और पूरा 2 घंटे कंप्लीट करना चाहिए। और उसके बाद उस टेस्ट में हमारी जो भी गलतियां हो, चाहे हमारे नंबर उसमें 50 ही क्यों ना आ रहे हो 200 में, लेकिन पूरे टेस्ट का सोल्यूशन देखना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन, कई बार ये ऐसा होता है ना कि कई गलती में तुक्के से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन सही हो जाते हैं। और ओके। हम क्या करते हैं टेस्ट को एनालाइज करते समय हम गलत क्वेश्चन को सोचते हैं कि हम चलो गलत वाला देख लेते हैं, जो क्वेश्चन सही हुए वो नहीं देखते। लेकिन ऐसा नहीं करना है, हमको पूरे 200 क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करना है। ऐसे क्वेश्चन जो बाई मिस्टेक सही हो गए थे, हो सकता है कि अगली बार वो क्वेश्चन मेरा सही ना हो। तो पूरे क्वेश्चंस को एनालाइज करें और पूरे टेस्ट का सोल्यूशन प्रॉपर हमको कॉपी में लिखना है और हमेशा उसको रिवाइज करना। और जब तक मेरा पहला टेस्ट हमको अच्छे से याद ना हो जाए तब तक हम लोग को नेक्स्ट टेस्ट में नहीं जाना है। भले ही उस एक टेस्ट को कंप्लीट करने में मुझे 7 दिन लग जाए 10 दिन लग जाए, क्योंकि शुरू शुरू में तो टाइम लगेगा। और फिर ऐसे करना हम्म। है। कई बार ऐसा होता है कि टेस्ट में हमारा रैंक नहीं आता है। मान लो अगर 1,000 टेस्ट दे रहे तो शायद मेरा रैंक 900 हो 950 हो, ऐसा हो सकता है। और लेकिन टेस्ट में देख के कभी हम लोगों को डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए और ये सोच के कि मेरा मार्क्स बहुत कम आ रहा है, मेरा रैंक बहुत खराब आ रहा है और हम टेस्ट ना दें, तो इस चीज से पीछे नहीं होना चाहिए। चाहे रैंक जितना भी खराब हो, चाहे मार्क्स जितने भी कम हो, लेकिन हमेशा हमको टेस्ट देना है। और अब टेस्ट देने पे हमारा माइंडसेट हमारा रैंक देखना नहीं होना चाहिए, अपना इम्प्रोवाइजेशन होना चाहिए कि टेस्ट देख के हम कितना इम्प्रूव कर रहे हैं। और वो जितना छोटी छोटी चीजें, बहुत सारा मिस्टेक्स हमारा, जैसे कुछ कुछ क्वेश्चन कभी रह गए कुछ अलग। कई बार होता है कि कई पेपर्स में नए नए क्वेश्चन एक एक कोई हो जाते याद ओके। आ जाते हैं 1 मार्क्स वाले। हम्म। तो वो सब चीजें मेरी टेस्ट से इंप्रूव हुई और सभी की होंगी। तो अगर हम लोग वो करेज रखेंगे कि हम लोग अपना रैंक नहीं देखते हुए और अपने आप का सिर्फ इम्प्रोवाइजेशन देखते हुए टेस्ट देंगे, तो वो चीज हमको बहुत ज्यादा हेल्प करता है अपने एग्जाम में। और जो एग्जाम में जब हम बैठते हैं ना मल्टीपल टेस्ट देने के बाद, तो वो एग्जाम प्रेशर हमारे ऊपर उस वक्त नहीं हो पाता है। और वो चीज एक एक बार बार और आपको सर। एक बार हाँ सर। हाँ। जी सर। हाँ। सर एक मेरे साथ एक बार ही हुआ था, हम एक बार एग्जाम में अपीयर हुए थे और उस बार क्या हुआ था, मेरे ऊपर पंखा नहीं लगा हुआ था।
तो इतनी ज्यादा गर्मी थी कि उस गर्मी के कारण हम मतलब फोकस ही नहीं कर रहे थे एग्जाम में। और एसएससी जेई का जो ड्यूरेशन होता है ना वो बहुत कम होता है, 2 घंटे में, और 200 क्वेश्चन हम्म। होते हैं, तो वहां पे टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा टास्क होता है। तो इससे मुझे सर ने बताया था एक, तो मैंने उस चीज को इम्प्रोवाइज किया था सर। और अप्रैल में, जून में, 6 जून को मेरा प्री का एग्जाम था सर। तो मैंने इस चीज को इम्प्रूव किया था अपने शेड्यूल में, और जब मैंने पढ़ाई की तो वहां से मैंने पंखा ही हटा दिया था। और पूरी गर्मी में पढ़ाई करते थे, तो वो चीज को मैंने अपने शेड्यूल में इतना ज्यादा डाला कि अगर पेपर के दिन हमारा शायद अगर पंखा ना भी मिला और चाहे जितनी भी गर्मी हो, तो वो चीज हमको अफेक्ट ना करे, क्योंकि वो मेरे शेड्यूल में है। अगर उतना गर्मी अचानक से अगर एक बार ही मिल जाएगा तो हम पेपर में 2 घंटे बैठना मुश्किल हो जाता है। तो ये छोटा छोटा चीज हमको ध्यान रखना चाहिए, ताकि पेपर में कोई भी मतलब एक्सटर्नल इफेक्ट हमको डिस्टर्ब ना करे, और हम अच्छे से वो 2 घंटा प्रॉपर अपना माइंड को यूटिलाइज कर पाए। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। यही ओके। कहना है सर। मुझे अभी याद है कि एक ऑफलाइन टेस्ट दिया था एफएम का, आपके उसमें फर्स्ट रैंक थी हाँ शायद। सर। यस सर, आप और गिफ्ट भी देते थे क्लास के समय सबको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी याद है शायद। तब आपका हाँ सर। मार्क्स थोड़ा सा कम आया था कट ऑफ से। जी सर। 2019 की बात है, 19 या 20 की बात हाँ है ना सर, ये। 19 19 में ही सर, 19 में ही। तो अपने जूनियर्स को मैं मतलब आप ये मैसेज देना चाहते हैं कि लगातार लगे रहना है, और जब तक हाँ लगे सर। रहना है जब तक कि आपका सिलेक्शन इंश्योर ना हो। जी और सर, ये बिल्कुल। आप एक चीज और बताइए कि अगर आपकी फैमिली में देखें अपन, तो आप इस सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे, फैमिली मेंबर्स या टीचर्स या कोई कलीग्स ऐसा जो आपके साथ मतलब लगा रहा दिलो जान से। सर, टीचर्स का तो बिल्कुल से सहयोग होता है, क्योंकि सही गाइडेंस मिलना बहुत जरूरी होता है। यदि हमको सही गाइडेंस न मिले तो या तो हमारी सफलता में बहुत ज्यादा समय लग जाता है, या फिर हम लोग शायद डेविएट होके थक जाते हैं और फिर पढ़ना ही छोड़ देते हैं। तो डेफिनेटली टीचर्स तो होना ही जरूरी है। टीचर्स नहीं है तो सिलेक्शन भी नहीं है, ये बिल्कुल सही है। और पेरेंट्स में सर, मेरी मदर, मेरे फादर और मेरा छोटा भाई, वो सब मिलके मुझे बहुत इनकरेज करते थे और हमेशा कहते थे कि आप पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। सर, सुबह भी 3 बजे मम्मी उठाती थी कि बेटा उठ जाओ और पढ़ाई करो, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग थोड़ा अच्छा होता है, उन्हें कहता था। तो ये सब सर बहुत डिफिकल्ट होता था उस समय। और सर, जैसे मेरा कंटिन्यूटी थोड़ा ब्रेक हो गया था, क्योंकि हम कंटिन्यूअस 4 5 साल से जॉब में थे, तो उस तरह से मेरी पढ़ाई छूट गई थी। तो वो सब पेरेंट्स का बहुत बड़ा योगदान रहा सर। उन्होंने बहुत हेल्प किया और बहुत इंकरेज किया कि डेफिनेटली तुम्हारा सिलेक्शन होगा। और हमेशा मुझे लगता था कि अब तो नहीं होगा, क्योंकि सर मेरा बहुत सारा एग्जाम कभी 1 मार्क से, कभी 0.5 मार्क से, कभी डीवी में आ गए, फाइनल मेरिट से आउट हो गए। ऐसा मेरे साथ बहुत बारी हुआ। तो कभी भी किसी को ना सर ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। हर किसी का सिलेक्शन होता है और आपका भी होगा। बस जरूरत है उतना जितना रिक्वायर्ड है हम उतना मेहनत करें। वो मेहनत यदि हम 1 साल में कर लिए तो 1 साल में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। यदि कुछ भी कारण है और हम नहीं कर पाए तो हम जितना लेट मेहनत करेंगे उतना लेट सिलेक्शन मिलेगा। और लेकिन कंटिन्यूअस रहना चाहिए। जितना रिक्वायर्ड हम उतना मेहनत कर लिए तो सेलेक्ट हो जाएंगे। ये सबके साथ होगा सर। और ये ना, कभी भी किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा नहीं होगा या मेरी किस्मत खराब है। किसी का किस्मत खराब नहीं होता है, उसको प्रॉपर मेहनत करना होता है, और हम करेंगे तो डेफिनेटली सेलेक्ट होंगे। कई बारी तो सर मेरे माइंड में ये आता था ना कि हम तो डिप्लोमा किए हुए हैं, जो बीटेक वाले होंगे उनका सिलेक्शन हो जाता है। और ऐसा मेरे साथ बहुत सारे लोग, सभी के माइंड में ये चीजें आती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। यदि इलिजिबिलिटी वहां की डिप्लोमा क्राइटेरिया है और हम इलिजिबल है तो डेफिनेटली हम पेपर क्रैक कर सकते हैं, और हमारे लेवल का ही एग्जाम है। तो ये चीज भी माइंड में नहीं लाना चाहिए कि हम डिप्लोमा है या ऐसा कुछ। ये है अच्छा, सर। अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप कि जितना जल्दी से सिलेक्शन ले पाए, कि आप हाँ। फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकंड अटेम्प्ट में वो सिलेक्शन ले पाए, जो आपने गलतियां की या इतना जी सर। टाइम ड्यूरेशन लगा उसमें कम कैसे किया जा सकता था उसको। सर, इसको कम करने का एकमात्र तरीका है, सबसे पहले हमें अपना प्रॉपर क्लास करना चाहिए। पूरा जितना भी मेरा सिलेबस है, 6 महीने या 8 महीने जो भी ड्यूरेशन है, उस ड्यूरेशन में हम पूरा सिलेबस कंटिन्यूअस कंप्लीट करें, क्लास मिस ना करें। सर, ये मेरा बहुत बड़ा मैसेज है, क्योंकि मैंने किया था और वो चीज मैंने बियर की है। इसलिए क्लास मिस नहीं करना। टेस्ट हमको रेगुलर टेस्ट देना चाहिए, अपना रैंक देखे बिना। और हमको अपने आप में इम्प्रूव करना चाहिए, 2 चीजें। और टेस्ट को बहुत सीरियस होके देना चाहिए, कभी लापरवाही में टेस्ट ना दे, अरे चलो आज टेस्ट दे लेते हैं, एग्जाम में देख लेंगे, ऐसा नहीं होता है सर।
इस बारी जो मेरा सिलेक्शन हुआ इसमें टेस्ट का बहुत बड़ा रोल था। इस बारी मैंने बहुत सीरियस होके 60-70 टेस्ट दिए थे प्री के एग्जाम के पहले, तो वो चीज बहुत हेल्प की। तो सबको ये चीज करना चाहिए, और हमेशा मल्टीपल सोर्स पे कभी भी नहीं जाना है, एक सिंगल सोर्स पे रिलाई करना है, और अपने नोट्स को बारी बारी पढ़िए, 20 बार, 30 बार, 50 बार, इस तरह से उसको रिवाइज करें ना कि कहीं पे अगर कोई आपसे नींद में भी उठा के पूछे तो आप फट से बता दें। और एक चीज और सर, जैसे हमको कुछ चीजें जो होती है ना हर सब्जेक्ट में भूलने वाली होती हैं, वो याद नहीं रहता है। जैसे हाईवे में डेटाबेस ट्रेड जो ऑफ क्वेश्चन रहते देखने हैं, हैं। हाँ सर, वो हमेशा डेटाबेस बोलता है जो जैसे, क्वेश्चन रहते हैं। हाँ हम्म। डेटाबेस क्वेश्चन रहता है, और हर किसी का एक कमजोरी रहता है कि ये पॉइंट तो हम हमेशा भूल रहे हैं। तो उन पॉइंट को नोट आउट करके हमेशा उसको हम लोग स्टिक कर लें, कभी भी अपने दीवार पे या अपने रूम पे, और उसको बार बार रिवाइज करें। जब हमारा भूलने वाला चीज हमको याद होगा तो जो आसान चीज है तो वो हमेशा याद रहता है। ये सब चीजें ध्यान बिल्कुल। रखनी चाहिए, तो अपने आप हमारा मतलब आत्मविश्वास बढ़ेगा और हम सिलेक्शन ले लेंगे। सबके लिए यही ओके, मैसेज है सर। वेरी गुड। जी। अब ये जो आपने पूरा बच्चों को बताया है, इतने मनी जूनियर्स को, तो ये मुझे लगता है होप वो सारे जूनियर्स आपके इस वीडियो को देखेंगे और बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को करेंगे। तो स्मिता मंडल, जी बहुत सर। ही बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आगे वाले भविष्य के लिए, और थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू सर। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.